प्रदीप भंडारी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, विपक्ष की तमाम उम्मीदें धराशायी हो गई। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, तमाम दलों की ओर से एक सुर से यही बातें कही जा रही हैं। प्रदीप भंडारी जी, देखिए, विपक्ष हमेशा हताश होता है जब भी भारत का विकास होता है। और अगर कोई भी आप ग्राउंड पे ट्रैवल करेंगे और 2 दिन थोड़ा समय बीतेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विकसित भारत का बजट है। 12 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड है। ये अभी तक का सबसे ज्यादा बड़ा स्पेंड है। कांग्रेस पार्टी के समय में 3 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड होता था। पिछले साल हमने 11 लाख करोड़ स्पेंड किया है, इस बार 12 लाख करोड़ स्पेंड किया है। दूसरा, 7 बड़े फ्रीट कॉरिडोर, ट्रेन के रेलवे हाई स्पीड कॉरिडोर आने वाले, भले वो सिलीगुड़ी से बनारस हो गया या भले वो बैंगलोर से हैदराबाद का हो गया। ये मॉडर्न कनेक्टिविटी को आगे लेके जाएगा। आगे का युग एआई का युग है। इस युग के अंदर हम सबसे बड़ी बात है टैक्स हॉलिडे देने की बात करी उन सभी कंपनीज को जो भारत के अंदर अपना डेटा सेंटर लगाती है, जो डेटा लोकलाइजेशन और डेटा सोवरेनिटी के लिए सबसे आगे जाने की बात होगी। डिफेंस की बात करी तो पिछली बार से 21% ज्यादा डिफेंस का बजट बढ़ाया गया है। 7.8 लाख करोड़ बढ़ाया गया है। तो हर साल जो है डिफेंस का बजट जो है वो बड़ा है। चौथी बात, अगर अपने रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करी तो 80,000 करोड़ से ज्यादा जी राम जी के लिए स्पेंड किया गया है, जो रूरल डिमांड और रूरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। मैं आता हूं फिस्कल की बात में। पहली बार फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर 4% से कम आपका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट को एक्सेप्ट करा गया है। कांग्रेस शासनकाल में 6% से ज्यादा हुआ करता था। आज महंगाई का दर 2% से कम है। एफडीआई की बात हो रही थी, एफडीआई जो है वो दुगना हो चुका है पिछले 10 सालों के अंदर। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये एक स्टेबिलिटी का बजट है, ये एक रिफॉर्म एक्सप्रेस का बजट है। ठीक है, मैं मेघा से जानूंगी, वो कह रहे दुगना हो गया। मेघा को नजर क्यों नहीं आ रहा है एफडीआई का बजट? मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन अतुल लोंढे पाटिल जी के पास जाऊं। जी राम जी का जिक्र यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से किया गया। मनरेगा को जब जी राम जी में तब्दील किया गया था तो बहुत आलोचना महात्मा गांधी के अपमान की आरोप लगाते हुए विपक्ष की ओर से की गई थी। और आज महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना का ऐलान वित्त मंत्री की ओर से कर दिया गया है। अब मैं अतुल लोंढे पाटिल जी सीधे आपके पास आते हुए, सरकार का यह कहना है जब देश का होता है विकास, विपक्ष हो जाता है निराश। यही वजह है कि आप लोगों की इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। अतुल साहब, नहीं ठीक है, अभी अगर यूपीए के जमाने में जो मैन्युफैक्चरिंग था वो 16% पे था, अब ये 11.4% पर आ गया है। यूपीए के जमाने में ये कहते थे कि 6% था, वो 4.5% पे था। जरा देख लीजिए फिस्कल डिफिसिट क्या है, जरा ये भी देख लीजिए कि फिस्कल डिफिसिट आज 4 दशमलव पर आया है, तो 4.3 दशमलव पर आया है। तो इसकी वजह क्या है? आपने रूरल एक्सपेंडिचर जो 51% ही किया है, आपने जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसके ऊपर 75,000 करोड़ रुपए खर्चा ही नहीं किए हैं, सैनिटेशन पे 2% किया है, ड्रिंकिंग वाटर पे 9% किया है। तो ये सारा का सारा डेटा दिखाता है कि आप फिस्कल प्रूडेंस की बात करते हो, लेकिन जब खर्चे करने की बात आती है तो आप खर्चा नहीं करते हो। अतुल लोंढे पाटिल जी, गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया आई है बजट पर। गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जमकर तारीफ की है। कहा है सभी के सपनों को शक्ति देने वाला बजट है। अगले 25 सालों का ये रोड मैप है। अतुल लोंढे पाटिल जी, वो कह रहे हैं 2047 तक विकसित भारत के निर्माण वाला ये बजट है। वो कह रहे हैं सभी के सपनों को, और सभी के सपनों में तो फिर आपके भी सपने आ जाएंगे अतुल साहब। टीवी से आवाज उन तक हमारी पहुंच रही है, इसलिए बराबर है। बजट तो देश का होता है चित्रा जी, लेकिन मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा, इकोनॉमिक सर्वे से रखना चाहूंगा। मैं कुछ अलग बात नहीं करूंगा। इकोनॉमिक सर्वे में जो लताड़ लगाई है कॉर्पोरेट सेक्टर को हिंदुस्तान की, मुझे लगा मैं 702 पन्ना पढ़ना शुरू किया, कहीं तो अदानी की तारीफ आएगी, कहीं तारीफ नहीं आई। तारीफ आई है तो अमेरिकन कंपनीज की, जर्मन कंपनीज की, साउथ कोरियन कंपनीज की, कि कैसे देशभक्त है वो लोग। उन्होंने अपने लाभ का नहीं सोचा है, उन्होंने देश के लाभ का सोचा है, एक्सपोर्ट का सोचा है। उनकी तारीफें है और लताड़ लगाई है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को। उसके लिए क्या किया है? उसके लिए इस बजट में कुछ दिखता नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया फेल हो चुका है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे। $280 बिलियन जो है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट हम ऑफसेट कहां से करते हैं? तो जो रेमिटेंसेस आते हैं, रेमिटेंसेस हमें आते हैं जो छोटे मोटे जॉब्स करते हैं, सर्विस सेक्टर से आते हैं, बाहर से एनआरआईज की तरफ से आते हैं। अब वो 75 to 80% अगर हमारा फिस्कल ट्रेड डेफिसिट अगर बांटते हैं तो उसके लिए इसमें क्या दिखता है? पीएलआई की स्कीम की बात जो है चित्रा जी, पीएलआई किसके लिए दी है? पीएलआई दी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए, लेकिन क्या है तो असेंबलिंग के लिए तो नहीं दी है ना। दिया क्या? उन्होंने मेन फ्रेम के लिए दिया है,
कैमरा बनाने के लिए दिया है, प्रोसेसर बनाने के लिए दिया है। तो जो पीएलआई लिंक्ड होनी चाहिए थी कंपोनेंट्स को लेकर, वो असेंबली को लेकर आई है। तो आप क्या कह रहे हैं मोबाइल सस्ता हो रहा है? अरे मोबाइल सस्ता हो रहा है, हम क्या बना रहे हैं? हम असेंबल कर रहे हैं सिर्फ। तो उसका जो रिफ्लेक्शन जो है इकोनॉमिक सर्वे का, वो इसमें बजट में दिख नहीं रहा है एकदम स्पष्ट तरीके से। आज आप कहते हैं कि हम आज एआई हब तैयार करेंगे जी। अरे एआई हब आप तैयार करेंगे, आपका डेटा कंजम्पशन और प्रोडक्शन, ये दोनों तो प्रोडक्शन चाइना के हाथ में है, कंजम्पशन अमेरिका के हाथ में। आपने सोलर पैनल सस्ते कर दिए, लेकिन सोलर पैनल के कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमारी पीआई आलोचना क्या है? ठीक है, कमी ही कमी है बजट में, कुछ भी अच्छा नहीं है। विपक्ष की ओर से लगातार ये बातें गिनाई जा रही हैं, लेकिन हाल ही में हम सब ने देखा था जब आर्थिक सर्वे पेश किया गया था तो उसमें कैश ट्रांसफर योजनाओं को लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी की गई थी। उसको नहीं भूलना चाहिए, इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है। सरकार की ओर से कहा गया था कि राज्यों में महिलाओं के लिए चल रही इन योजनाओं से मौजूदा वित्त वर्ष में 1.7 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इनके शॉर्ट टर्म फायदे होते हैं, लेकिन वित्तीय स्थिरता और मीडियम टर्म ग्रोथ के बारे में ये चिंताएं पैदा करता है। तो क्या इसके मद्देनजर कोई भी ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान नहीं किया गया? क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर जब आप चलेंगे तो बहुत सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि खर्चा आप करते हुए चले जाए और बाकी चीजों के विकास के लिए आपके पास पैसे कम पड़ जाएं। अभिषेक झा जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। अभिषेक जी, कैसा लगा बजट? एकदम फिर से एक ऐतिहासिक बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है और देश के लोगों की निगाहें इस बजट पर थी। समावेशी विकास के साथ साथ देश के हर राज्य की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनका ख्याल रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। चाहे वाटर कॉरिडोर्स बनाने की बात हो या फिर हाई स्पीड ट्रेन्स के कॉरिडोर बनाने की बात हो, और फिशरीज़ को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना, कैंसर की दवाएं सस्ती होना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे देश के लोग लाभान्वित होंगे। अब हम समझ सकते हैं कि विपक्ष के साथी इस पर अपनी नेगेटिव टिप्पणी इसलिए दे रहे हैं चूंकि एक अच्छे मैंडेट की सरकार हर जगह बनी हुई है और इनको लगता है कि भाई इसमें कुछ नुक्स नहीं निकालेंगे तो शायद लोगों का ध्यान इस पर आकृष्ट नहीं हो पाएगा। तो मुद्दा और बात यही है कि बहुत प्रोग्रेसिव थॉट के साथ इस बजट को वित्त मंत्री जी ने पेश किया है और ऐतिहासिक बात यह है कि संडे के दिन इसको पेश किया गया है। अब करोड़ों लोग देश की वित्त मंत्री को सुन रहे होंगे और लोगों की जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं उसके अनुरूप सरकार ने इस बजट को पेश किया। कांग्रेस बजट को फर्जी बता रही है। अभिषेक झा जी, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है। मैं जल्दी से बीजेपी की एक टिप्पणी ले लेती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, कांग्रेस कह रही है एकदम फर्जी बजट लेकर आई है सरकार। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी की इकोनॉमिक थिंकिंग को सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक थिंकिंग के अंदर देश का बंटाधार हुआ था और देश के अंदर ट्विन डेफिसिट, सबसे ज्यादा महंगाई और सबसे कम ग्रोथ रेट था। मैंने यहाँ पे बात करी थी मैन्युफैक्चरिंग की। इनको पता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट हिंदुस्तान में अभी तक के इतिहास के सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बार फर्क क्या है। इस बार मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजिक एरियाज के अंदर हम कर रहे हैं। बायो फार्मा आगे का सबसे बड़ा एरिया होने वाला है जिसमें 10,000 करोड़ का हुआ है। सेमीकंडक्टर 2.0 को लॉन्च किया गया जिसमें 40,000 करोड़ के तहत जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स के पार्ट हैं वो जो है भारत के अंदर होंगे। रेयर अर्थ, याद करिए पूरी दुनिया रेयर अर्थ मेटल्स पे मुल्कों की लड़ाई हो रही है। भारत जो है रेयर अर्थ मेटल्स का नंबर 4 का कंट्री जिसमें रेयर अर्थ रिजर्वॉयर्स हैं। पहली बार सरकार ने फ्यूचरिस्टिक रूप से, जिससे कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो, रेयर अर्थ जोन्स की बात करी गई है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार ये हुआ है कि डेटा लोकलाइजेशन की बात ही, मतलब कोई भी विदेशी कंपनी जो हमारे हिंदुस्तान का डेटा बाहर नहीं कर सकती। ये देश के युवा और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है। चित्रा जी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला हॉस्टल, इससे बड़ा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए स्टेप नहीं हो सकता जिससे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़े। तो अगर आप किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर को देखें या आर्थिक विकास की बात करें, सबसे ज्यादा विकसित भारत 2047 का रिफॉर्म एक्सप्रेस वाला बजट है मोदी जी का। ठीक है, और यहां पर बार बार रविवार का जिक्र किया जा रहा है। रविवार को पेश होने वाले बजट में सरकार की ओर से गिनाया जा रहा है बहुत ऐतिहासिक बजट है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ भी इस बजट से नहीं मिला है। कुल मिलाकर सरकार पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है, लेकिन एक्सपर्ट की राय अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए अलग अलग सेक्टर के तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई टैक्स पेयर्स के लिए फायदेमंद घोषणाओं में से जिस फैसले की बात की जा रही है उसमें छात्रों और परिवारों के लिए टैक्स की वजह से कहा जा रहा है कि अब विदेश में पढ़ाई, मेडिकल इलाज और यात्रा काफी ज्यादा सस्ती हो गई है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। सबसे जरूरी घोषणा उन भारतीयों से जुड़ी हुई जो शिक्षा और मेडिकल इलाज के लिए विदेश पैसा भेजते हैं। सरकार ने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया है। 3% का सीधा फायदा
अनुज गुप्ता जी, अब यही गिनाया जाएगा कि देखिए किस सेक्टर में हमने फायदेमंद घोषणाएं की गई हैं। आम आदमी के लिहाज से बहुत घोषणा नहीं है, लेकिन हाँ बार बार वही फोकस कि अगले 25 सालों के मद्देनजर आप देखेंगे मजबूत भारत, सशक्त भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आज के इस बजट के जरिए। मैं इस पे दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो हमने शुरुआत करी मार्केट को देख के कि 2300 अंक मार्केट सेंसेक्स गिर गया है। अभी आप देखेंगे तो वो गिरने का दौर सिर्फ 500 अंक पे रह गया है, तो मार्केट भी समझ पा रही है कि क्या फायदे मिले हैं। दूसरा हम आप ये कह रहे हैं शुरू में बहुत झटका लगा था, लेकिन बाद में वो संभल गया है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 2047 की बात तो कई लोगों ने करी। मैं तो कहूँगा 3 फायदे जो जनता को अभी मिलेंगे उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहला, सरकार ने कहा है कि प्राइवेट डेवलपर्स को एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड मिलेगा। तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे जनता को घर सस्ते मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंदर 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। उससे आपके मोबाइल फोन्स, आईफोन हो, एंड्रॉयड फोन हो, वो सारे सस्ते होंगे। तीसरा, बायोसिमिलर के लिए एक शक्ति फंड बनाया जाएगा 10,000 करोड़ का। उससे दवाइयाँ सस्ती होगी, सीधे जेनरिक दवाइयाँ सस्ती होगी। तो जनता को बहुत फायदे मिले हैं अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। ठीक तो है, बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। आप ये कह रहे हैं कि इसको इस नजरिए से भी देखा जाए कि जनता को किस रूप में फायदा, और हर घर का सपना सभी का होता है, लेकिन यहाँ पर हम सब जानते हैं कि पिछले 2-2.5 सालों में अगर नजर डालेंगे खासतौर से कोरोना काल के बाद, तो घरों के दामों में जितना बड़ा उछाल आया है उसने यकीनन चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन फिलहाल हमारे एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का मानना है कि घर सस्ते होंगे, आम आदमी को थोड़ी राहत जरूर देने की कोशिश की गई है।